सरकार ने संसद में बताया कि देश में जीएसटी के जरिए जितना टैक्स कलेक्शन हो रहा है उसमें 90% टैक्स टॉप 22% कारोबारियों से आता है। टॉप के 22% कारोबारी उन्हें माना गया जिनका सालाना बिजनेस टर्नओवर 50 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा है। उधर एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि सरकार को टैक्स पर लगने वाले जो सरचार्ज हैं उसके जरिए जो कमाई हुई है वो भी बढ़ी है। वित्त वर्ष 2022-23 और 23-24 के दौरान 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है इस आंकड़े में। सर, क्या मतलब है इन जीएसटी आंकड़ों का? जीएसटी के और टैक्स कलेक्शन के दो महत्वपूर्ण आंकड़े आए और ये दोनों भारत के टैक्स सिस्टम की एक बड़ी असंगति बताते हैं। पहली चीज़ तो आप जीएसटी के आंकड़े को देखिए जो सरकार की तरफ से बताया गया कि भारत में टॉप 22% कंपनियां भारत का 90% जीएसटी देती हैं। यानी अगर भारत में 100 रुपये का जीएसटी कलेक्शन होता है तो 22 कंपनियों से 90 रुपये आते हैं और ये वो कंपनियां हैं जो 50 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर की हैं। इसके कई सारे मतलब हमारे लिए हो सकते हैं। एक तो ये कि जब जीएसटी आया था तो एक कहा गया था कि भारत का टैक्स बेस बड़ा होगा, भारत में हर कारोबारी को टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स के दायरे से कोई बाहर नहीं रहेंगे। जीएसटी आते ही सरमुड़ाते बोले पड़े थे, विरोध हुआ, राजनीतिक रूप से मुश्किल हुआ, पर सरकार एक कंपोजिशन स्कीम लाई और उस कंपोजिशन स्कीम के जरिए वो जो पुरानी व्यवस्था एक्साइज के दौर में चलती थी कि बहुत सारे लोगों को जीएसटी से एग्जम्प्ट किया जाता था टर्नओवर के आधार पर, उस टर्नओवर के आधार पर एग्जम्पशंस की प्रक्रिया शुरू की गई। हम लोग एक पुराने इकोनॉमिका में इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि भारत में जीएसटी के कितने रिटर्न फाइल होते हैं और उनके बदले कितना टैक्स आता है। इसमें यह बताता है कि भारत में जीएसटी का पूरा बेस कुछ बड़ी कंपनियों के पास पहुंच गया है जिनके ऊपर सरकार अपने टैक्स रेवेन्यू के लिए निर्भर है। तो टैक्स का बेस बढ़ाने का जो जीएसटी के आधार पर जीएसटी की दरें कम करके टैक्स के बेस बढ़ाने की कोशिश थी वो यहाँ पर कमजोर होती दिखाई देती है। पहली चीज ये। दूसरा, और गहराई से जाकर देखें तो भारत में 50 करोड़ के टर्नओवर वाली कितनी कम कंपनियां हैं, कितना छोटा हिस्सा है भारत में 50 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वाली कंपनियों का। यानी इसका मतलब यह है कि ज्यादातर कंपनियां जो टैक्स नहीं दे रही हैं वो या तो किसी एग्जम्पशन स्कीम का हिस्सा है, कंपोजिशन जैसी किसी छूट योजना का हिस्सा है, या फिर वो टैक्स के नेट से बाहर है। सरकार का पूरा तंत्र उनको टैक्स के दायरे में नहीं ला पा रहा है। और यहां से हमें एक चीज और समझना जरूरी है कि जब हम ये कहते हैं कि भारत में निवेश के आधार पर, मैन्युफैक्चरिंग में निवेश और बाकी जगह निवेश के आधार पर रोजगार आएगा, तो जब 50 करोड़ के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियां ही इतनी हैं जो टैक्स दे पाएंगी तो फिर आप इन कंपनियों से रोजगारों की और इनसे बड़े निवेश की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तो ये पहला आंकड़ा है और ये आंकड़े अब धीमे धीमे जीएसटी को इतना समय बीत चुका है तो जीएसटी के कई सारे महत्वपूर्ण आंकड़े आ रहे हैं और शायद सरकार इस पर दोबारा विचार करेगी कि आखिर जीएसटी से जो भारत का टैक्स बेस बढ़ाने की व्यवस्था थी वो क्यों नहीं हो पाई। यहाँ आप एक तार और जोड़ सकते हैं कि भारत में हम लगातार इस तरीके के आंकड़ों पर चर्चा करते रहे कि जब भारत में महंगाई बढ़ती है, थोक कीमतें बढ़ती हैं तो जीएसटी के कलेक्शन में बढ़ोतरी होती है। उसे भी आप यहां से जोड़कर देख सकते हैं कि कच्चे माल का सबसे ज़्यादा खरीद करने वाली यही 22% कंपनियां हैं, यही सबसे ज़्यादा उत्पाद बनाती हैं और बाजार में इनका सबसे बड़ा हिस्सा है और यही सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स देती हैं। दूसरा जो आंकड़ा आया सरचार्ज से कलेक्शन का वो और भी महत्वपूर्ण है। इस पर भी बहसें लगातार चलती रही हैं। ये पता चला है कि भारत में जो सरचार्ज से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पे सरचार्ज से कलेक्शन है वो 2022-23 में 4 गुना हो जाएगा पिछले साल की तुलना में, जो कि 2021-22 में था। ये राज्यसभा को सरकार ने बताया और ये आंकड़ा ये बताता है कि भारत में कितना ऐसा टैक्स है जो सरचार्ज के जरिए नॉर्मल टैक्स सिस्टम से बाहर पहुंच चुका है। 2022 का आंकड़ा ये बता रहा है कि सरचार्ज से करीब सरकार को जो अलग अलग टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स और कस्टम्स पर जो टैक्स लगते हैं उससे सरकार को 2021-22 में शुभम 40,758 करोड़ रुपए का सरचार्ज कलेक्शन हुआ था, जो 2023 के रिवाइज एस्टीमेट के हिसाब से 1,73,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन सरचार्ज से हुआ है। ध्यान रखना जरूरी है कि सरचार्ज को सरकार राज्य सरकारों के साथ नहीं बांटती है, ये केंद्र सरकार अपने लिए रखती है, अलग से लेकर आती है।